नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज हम बात करेंगे कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि हमारी संसद में जहां 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें पलती हैं, वहां सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी की जिद ने सदन को विरोध प्रदर्शन का मैदान बना दिया। बिना किसी ठोस विषय के अविश्वास प्रस्ताव लाना क्या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? दूसरी तरफ स्पीकर ओम बिरला की उस चिट्ठी ने नई बहस छेड़ दी जिसमें उन्होंने सांसदों को मर्यादा की याद दिलाई। बीजेपी का आरोप है, सत्ता पक्ष का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल अपनी जिद पूरी करने के लिए बिना किसी ठोस आधार के अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जिससे सदन का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को पत्र लिखकर सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील कर दी। बीजेपी ने इस पत्र का पुरजोर समर्थन किया। राहुल गांधी और कांग्रेस का तर्क है कि ज्वलंत मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना पर सरकार चर्चा से भाग रही, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव ही आखिरी रास्ता है। आज सवाल यह है कि अब विपक्ष के पास मुद्दों का कोई ठोस मुद्दा नहीं है, या फिर ये कहें कि मुद्दों का अकाल है, इसलिए वो हंगामे की शरण में, या फिर सरकार बहुमत के अहंकार में विपक्ष की आवाज को अनसुना कर रही है। आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, एक तरफ भाजपा कह रही है कि सदन मर्यादा का केंद्र है, विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, लेकिन वो उस समय का सही इस्तेमाल नहीं करती है। क्या कहता है आपका विश्लेषण, क्या वाकई ऐसा है? स्नेहा जी, एक बात को तय समझ लीजिए, जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तब से ही अगर आप इस बात को ध्यान दीजिए तो हमेशा विपक्ष का सकारात्मक रवैया नहीं रहा है। सदन का समय बर्बाद करना, अनावश्यक चीज़ों पे मुद्दे से भटक के दूसरे मुद्दे पे डिस्कशन करना, और जिस तरह से समय की बर्बादी होती है, सदन का इतना लंबा चौड़ा एक्सपेंडिचर आता है, सारे सांसद जो वहाँ चुन के जाते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, जिस तरह से वहाँ पर अनर्गल प्रलाप किया जाता है, और जब सरकार जवाब देने की स्थिति में होती है तो ये सदन से बहिर्गमन कर देते हैं, और अनावश्यक की चीज़ों पे जिसका कोई मतलब नहीं है, अगर आप सदन पे बहस का मुद्दा अगर बताते हैं कि ये मुद्दे पे हम बहस होगी, आप उससे भटक जाते हैं और अनर्गल बातों पे बहस करने लगते हैं। संसद को एक तरह से अनावश्यक का अखाड़ा बना देते हैं, जिसपे माननीय ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनको कई बार उन्होंने इस बात को इंगित भी किया है। आप देख सकते हैं कि कई बार फुटेज भी हैं जिसमें उन लोगों को इंगित भी किया कि आप लोग इस तरह की चीज़ों पे मत वार्तालाप करिए, लेकिन कोई असर नहीं होता है इनके ऊपर। और राहुल गांधी तो इस बात को बिल्कुल नहीं समझते हैं, और राहुल गांधी तो सदन का पुरजोर तरीके से, जबकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, 99 सांसद कांग्रेस की हैं, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो कांग्रेस को ठीक है, आपके नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में 95 से 96 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, हताशा से ग्रस्त है कांग्रेस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सदन का समय बर्बाद करें। स्वस्थ मानसिकता के साथ उस चीज़ों को डिस्कशन करें और देश की प्रगति में योगदान करें। देश आपका भी है, आपके भी 99 सांसद हैं, जो वहाँ की पब्लिक ने आपको जिताया है, करोड़ों की जनता है, उसने आपको प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। तो आप उस चीज़ों पर डिस्कशन करें जिससे देश का समुचित विकास हो। सरकार अगर कोई बिल लाती है तो उस पर सार्थक बहस करिए, उसमें बहस करके उसको जो है एक अमली जामा बनाने की स्थिति में लाइए, कि जिससे जो है, और उसमें जो है सुझाव दीजिए और चीज़ों को वो करिए कि जिससे और तरक्की हो, देश की जनमानस की तरक्की हो, देश की इकोनॉमी बढ़े। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जिस तरह से फॉरेन की यात्रा करते हैं, भी 2014 से लेकर 2026 तक राहुल गांधी 260 यात्राएं कर चुके हैं, और उसका खर्चा किसने बियर किया, कौन क्या देता है, कैसे क्या करते हैं, ये सब कुछ नहीं बताते हैं, और जाके सिर्फ भारत विरोधी बातें करती हैं। और वहाँ के देश के लोगों, वहाँ जो भारतीय हैं या अन्य विदेशी लोग हैं, उनको ये बातें करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो या देश की एनडीए सरकार के खिलाफ आप जहर उगलने का काम करते हैं। उससे क्या मिलने वाला है? वो न आपको वोट देने की स्थिति में, न आपको सुझाव देने की स्थिति में, वो सिर्फ आपकी बातें सुन लेते हैं और बहुत से लोग वहाँ पर ताली बजा देते हैं। तो उसका कोई खामियाजा है क्या? आज जिस तरह से देखिए स्नेहा जी, ये ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसमें जिस तरह से गैस की समस्या हो, चाहे वो कच्चे तेल की समस्या हो, जिस तरह से भारत ने कूटनीतिक तरीके से उसमें विजय प्राप्त की है, और देखिए आज हमारे यहाँ गैस भी आ गई है, और तेल तो कभी तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, गैस की थोड़ी किल्लत जरूर हुई, लोगों उसको पैनिक बना दिया, और जिसके पास सिलेंडर था वो भी भरवाने पहुंच जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ों के चलते थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन वो दिक्कत भी अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। जिस तरह से भी 2 जहाज
वहाँ से आए, शिवालिक और नंदा नाम के 2 जहाज आए, जिसमें जी। करीब 1,92,550 मीट्रिक टन गैस आई और गुजरात के एयरपोर्ट पे उतरे, मुद्रा एयरपोर्ट पे। तो उसके बाद देखिए, और सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू सिलेंडरों को सप्लाई दिया जाए, लोगों को आवंटित किया जाए, वितरित किया जाए। और उसके बाद जो है, अब देखिए उस समय तो 33 करोड़ 80 लाख उपभोक्ता हैं, उसमें से 87% जो है घरेलू उपभोक्ता हैं और 13% कॉमर्शियल उपभोक्ता हैं। कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को पहले तो बंद कर दिया गया था कि आपको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को भी देखिए सिलेंडर की डिलीवरी शुरू हो गई है। तो ये सब, जिससे छोटे और मझले उद्योग और बड़े उद्योग जो आपके रेस्टोरेंट, होटल, उनको जो समस्याएं थी वो भी दूर हो गई, और जहां जहां भंडारे चलते थे परमानेंट, उनको भी सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं। तो हर समस्या का निदान है, लेकिन इसको पैनिक बनाना, इसको अनावश्यक का प्रलाप करना, इस तरह से क्या इससे जनमानस आपसे उद्वेलित होता है। आपकी इन सब चीजों से जनमानस आपसे खुश नहीं होता है। उसी की परिणति है कि सरकारें आपकी जो है, चाहे बिहार का इलेक्शन हो, और भी स्टेट का इलेक्शन हो, आपकी सरकारें वहां बनती नहीं, आपके एमएलए नहीं जीतते। तो ये इस तरह की जनमानस से जुड़ी भावनाओं को लेकर आप आगे बढ़िए, तभी आप आगे तरक्की कर सकते हैं समय। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसके उलट देखिए, हमेशा जनता के लिए तत्पर रहते हैं, जनता के लिए समर्पित रहते हैं। इसी का परिणाम है कि देखिए आज 20 राज्यों में सरकार है, 13 राज्यों में आपके एनडीए की सरकार है, 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो ये सब जो है, बीजेपी का दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं। सदन देखिए, अभी बजट सत्र 9 तारीख से चल रहा है। सदन में जिस तरह से हंगामा करना, जिस तरह से अनर्गल चीज़ों को बहस करना, अनर्गल चीज़ों को, जिसका कोई मुद्दा नहीं है, जिसका कोई आपने नोटिस नहीं दिया, उन चीज़ों को लेके बहस करना, तो इसका क्या तात्पर्य है? आप चाहते क्या हैं? आप देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? आप लीडर ऑफ अपोजिशन, तो आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। पूरे विपक्ष ने, चाहे वो ममता बनर्जी का टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, वह उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, उसके 37 सांसद, सारे लोगों ने आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। आप 99 सांसदों की पार्टी है, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन आप इस तरह की चीजें करके देश का, जिस तरह से संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं, तो उससे एक अनावश्यक चीजें खड़ी हो रही हैं। ठीक है। अच्छा पंकज जी, जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाना ही पड़ेगा स्पीकर के लिए, दूसरी तरफ अब भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी की छवि चमकाने का मात्र एक यही जरिया बचा है राहुल गांधी के पास। क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए, जिस तरह से इन्होंने, देखिए स्पीकर के, लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो 100 सदस्यों का साइन करके तो आपके लोकसभा के हो गए और 50 राज्यसभा के हो गए। इस तरह से ये आपने इसका प्रस्ताव तो दिया, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आपने प्रस्ताव दिया, लेकिन उसके बाद आप उसकी डेट से और बहस के मुद्दे पे आप भागते रहे। अविश्वास प्रस्ताव के ओम बिरला जी ने तो स्पष्ट कर दिया था कि जब तक ये अविश्वास प्रस्ताव का डिसीजन नहीं होगा, तब तक हम सदन की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। लेकिन अंतोगत्वा देखिए, आप उससे भागते रहे, अंतोगत्वा ये स्थिति हुई, परिणति हुई कि भारी बहुमत के साथ जनमत ने उसको, वहां के सभी सांसदों ने उसको खारिज कर दिया, तो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। तो आप ये भागने की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है। जिस तरह से देखिए, कुकी और मैती समुदाय मणिपुर में जिस तरह से आपस में लड़ रहे थे, कुकी समुदाय और मैती समुदाय का आपसी वैमनस्य जो है वहां पर हुआ, उसी की परिणति हुई कि मणिपुर जला। और उसके बाद देखिए, अब तमाम वहां पर सरकारें बनी, अब तो वहां सरकार भी बन गई है, और वहां जब उसके लिए डिस्कशन का मुद्दा आया सदन में, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस से लेकर सभी विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया। तो आप एक तरफ मुद्दा उठाते हैं और जब उसमें डिस्कशन की बात आती है तो आप भाग खड़े होते हैं। तो चाहे ये मनरेगा हो, ये जो अभी जी राम जी बिल आया है, तो इस तरह से आप एक गलत परंपरा और गलत संदेश देने का काम देश को कर रहे हैं, कि जिसके चलते आप ये मत सोचिए कि आपका जनमानस इससे बहुत प्रसन्न है। आप ये समझिए कि देश का कितना पैसा, लाखों करोड़ों रुपया संसद को चलाने में व्यय होता है और उसका कोई डिसीजन नहीं होता, तो वो बर्बाद जा रहा है। तो सवाल इस बात का है कि अभी देखिए चुनाव उनके लिए लाया गया है, वो हैं चुनाव आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनके लिए भी देखिए लाने की बात ये लोग कर रहे हैं कि उनके लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, उनको हटाया गया है, SIR का मुद्दा और तमाम चीज़ें। तो सवाल यह है कि इस तरह की चीज़ें करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आपके राज्य में जब आपकी जीत होती है तब वही सब चीज़ें दुरुस्त रहती हैं, जहां आप जीत जाते हैं वहां सब चीज़ें दुरुस्त हैं, जहां आप हार जाते हैं वहां सारी चीज़ें आप ठीकरा फोड़ने लगते हैं, पहले ही से एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं।
तो इसलिए इस तरह के डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी एक पढ़े लिखे नेता हैं, राहुल गांधी कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, राहुल गांधी एक पढ़े लिखे नेता हैं और कई वर्षों से सांसद हैं। तो उनको इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना, कांग्रेस को एक कभी कभी तो कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। उनके सांसद भी इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन चूंकि उनको पार्टी में रहना इसलिए वो उस चीज़ का विरोध नहीं करते हैं। तो इस तरह की सब चीज़ों के कारण कांग्रेस का दिन पर दिन पराभव होता जा रहा है और कांग्रेस देखिए हताशा से ग्रस्त है और कांग्रेस दिन प्रतिदिन हताशा से ग्रस्त है। कांग्रेस का कहीं भी जो है, अभी देखिए बीएमसी चुनाव हुए वहाँ पे महाराष्ट्र में 82,000-83,000 करोड़ का बजट है वहाँ पर बीएमसी का। वहाँ देखिए आपकी क्या स्थिति रही। तो आपने वहाँ जो आपकी स्थिति बहुत ही हास्यास्पद रही पूरे महाराष्ट्र में। और कांग्रेस के अभी देखिए राज्यसभा चुनाव हुआ, आप उसमें स्ट्रेटजी बनाते रहे, आपके विधायक ने वोट नहीं डाला, उसका नतीजा यह रहा कि जो है, और भी विपक्षी एक दो विधायकों ने वोट नहीं डाला, उसके नतीजा रहा कि बीजेपी के सारे जो है कई राज्यों में प्रत्याशी जीत गए। तो जो कि मतलब ये था बड़ा मुश्किल था, लेकिन जीत गए। तो ये बीजेपी रणनीति के तहत काम करती है और जनमानस की भावनाओं के ऊपर खड़ा होने के लिए तमाम चीज़ों के लिए वो तत्पर रहती है। चुनाव देखिए अभी बंगाल में है, अभी बीजेपी की तैयारी कई साल से चल रही है। सुनील बंसल जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, देखिए वो कब से लगे हुए हैं और चुनाव वहाँ के प्रभारी भी हैं, तो वहाँ लगे हुए हैं और कितनी यात्राएं करते हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं तमाम वहाँ पर। तो बीजेपी एक स्ट्रेटजी के तहत करती है और बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह है। अभी देखिए अभी बहुत प्रशिक्षित मांग थी उत्तर प्रदेश में, 17 नगर निगम है, सब जगह नामित पार्षदों की घोषणा होना, उसके लिए देखिए बीजेपी ने सब नामित पार्षदों के लिए सबके नाम घोषित कर दिए। तो ये सब बीजेपी एक रणनीति के तहत सबको साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी का नरेंद्र मोदी का जो मंशा है उसको लेके चलती है। उसको क्रियान्वयन करने का काम उस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए योगी आदित्यनाथ जी उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजों के कारण ही कांग्रेस का पराभव देखिए हर जगह है और कांग्रेस उन सब चीजों पर खड़ी नहीं उतर रही। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, वो हर चीज को समयबद्ध तरीके से करती है, इसीलिए देखिए उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। स्नेहा जी ठीक है। अच्छा, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का जिक्र बीजेपी कर रही है, तो क्या संसद में हो रहे हंगामे से उन आकांक्षाओं का अपमान नहीं हो रहा? बिल्कुल अपमान हो रहा है। बिल्कुल, जब जिस तरह से आप 140 करोड़ भारतीयों ने ही आपको जिता के उसमें से जितने भी परसेंटेज ऑफ वोट गिरे पड़े, उसी के तहत लोग वहाँ पर संसद में पहुँचे हैं। और एक सांसद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो है आप वहाँ जाइए, अपने क्षेत्र की समस्या को उठाइए, राष्ट्रीय समस्या जो है या शून्यकाल में ऐसी समस्याओं को उठाइए जिससे सरकार का ध्यान जाए। देखिए मैं कहना चाहूँगा निशिकांत दुबे जो वहाँ गोड्डा से सांसद हैं झारखंड से, वो हमेशा उनकी एक बात ये बहुत अच्छी लगती है कि वो संसद के किसी सत्र चलता है उसमें सत्र का कोई भी पूरे दिन संसद में रहते हैं, संसद का कभी बहिर्गमन नहीं करते, मतलब अनुपस्थित नहीं होते हैं, हमेशा रहते हैं और अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखते हैं, तो और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ रखते हैं। तो ऐसे ही सभी सांसदों का ऐसे ही होना चाहिए। एक तो संसद का सत्र शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और आपके मानसून सत्र और बजटीय सत्र सब चलते हैं, उसमें भी अगर सांसद अनुपस्थित रहें, उसमें भी अगर क्या नाम है सारी चीज़ों का डिस्कशन ना हो और उसमें भी लीडर ऑफ अपोजिशन कोई भाग न लें, सुझाव न दें सरकार को, तो कैसे देश चलेगा? 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं हैं और कांग्रेस तो आज़ादी के समय की पार्टी रही है, तो कांग्रेस की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों पर खड़े नहीं उतरते हैं, ये कभी नहीं खड़े उतरते हैं। ये हमेशा इस तरह से चीज़ें करते हैं कि जैसे बस चूँकि गांधी परिवार का वर्चस्व है, कांग्रेस में उन्हीं की सुनी जाती है, तो वो जो कहते हैं उसको लोग मानते हैं, इसलिए उस तरह की ढर्रा चल रहा है। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, अगर यही स्थिति रही तो फिर निश्चित रूप से कांग्रेस मुक्त भारत होगा। अभी देखिए प्रधानमंत्री 2025-26 में चल रहे हैं और अभी से उनका विजन 2047 के भारत का कि 100 साल आज़ादी के पूरे होंगे तो भारत कैसा होगा। तो ये विजनरी है, प्रधानमंत्री का विजन है, उसी को लेके चल रहे हैं। और स्नेहा जी एक बात और महत्वपूर्ण समझिए, जिस तरह से भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, अमित शाह ने एक पॉलिसी बनाई, गृह मंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि नक्सलाइट समस्या देश के कई राज्यों में थी, उसको हम सफाया 31 मार्च डेडलाइन दे दिया, 31 मार्च 26 तक खत्म कर देंगे। और उसके लिए देखिए कितने बड़े बड़े कमांडर 2-2 करोड़ के इनामी सब मार दिए गए और कितने लोगों ने हथियार दिए। तो अमित शाह ने इसको, गृह मंत्री ने इसका संकल्प लिया और इसको पूरा करते हुए नजर आ रहा है। अब वो दिन बहुत नजदीक है, 31 मार्च आने वाला है, भारत जो है नक्सलवाद मुक्त भारत होगा।
किसी भी राज्य में किसी भी जिले में नक्सलवाद की समस्या नहीं पनपेगी। ये बहुत बड़ा काम है। उन्होंने देखिए बोडो आंदोलन था, वहां सबके हथियार डलवा दिए आसाम में। तो इन सब चीजों का ये गृह मंत्री ने एक टारगेटेड काम किया। तो ये जो है अमित शाह ने जिस तरह से इस तरह का टारगेट दिया है जिस तरह का, तो उसका नतीजा है कि जनमानस इन सब चीजों को देखता है। सबको सुरक्षा संरक्षा चाहिए और विकास चाहिए। तो इसलिए ये सब चीजें इनको नहीं, जिस तरह से कांग्रेस के लोग खाली अदानी अंबानी और मोदी के खिलाफ और तमाम चीजों में ही लगे रहते हैं। अरे आप कुछ विजन प्रस्तुत करिए ना, लेकिन नहीं करते हैं। तो इसका खामियाजा निश्चित रूप से इनको आगे चल के भुगतना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है पंकज जी, अभी आपने कहा कि इसका खामियाजा निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा जी। लेकिन दूसरी तरफ आज जब संसद में निलंबित सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया तो प्रियंका गांधी ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है उतनी जिम्मेदारी सत्ता की भी है और दोनों को एक तालमेल बिठा के संसद की कार्यवाही को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना चाहिए। बिल्कुल, दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। संसद को सरलता से चलाएं, संसद में एक गहन विचार विमर्श हो और सबके सुझाव रखे जाएं, उसके बाद उसका डिसीजन हो। इस सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की जिस तरह से विपक्ष के लोग हमेशा हर चीज़ में टीका टिप्पणी करना, किसी भी चीज़ में मतलब कोई भी बिल हो उसको पास कराने में दुनिया भर की मुसीबत करना, तो ये सब शोभा नहीं देता। आपको उसमें अगर अमेंडमेंट कराना, आप अमेंडमेंट कराइए। आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष है, अच्छी तादाद आपकी है, तो आप उसको अमेंडमेंट कराइए। लेकिन आप अमेंडमेंट नहीं कराते हैं, आप तमाम उसमें खामियां निकाल के सदन का समय बर्बाद करना, इस तरह की चीजें करते हैं। तो आप देश को क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ठीक है, आज जैसे सांसदों का निलंबन वापस हुआ तो ये अच्छी बात है। सांसदों का निलंबन वापस हुआ, एक तय सीमा तक उनका निलंबन था, उसके बाद वापस हो गया। अब वो भी संसद के सत्र में भाग लेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है हर समय टीका टिप्पणी करते रहें और खाली बस कमियां ही निकालते रहें। कांग्रेस का अगर आप स्नेहा जी ढर्रा देखिएगा तो कांग्रेस ने हमेशा सरकार की किसी भी स्कीम रही हो, 2014 से लेके आपके देख लीजिए कितने बिल रहे हो, हर चीज में टीका टिप्पणी करने के सिवा कुछ नहीं किया। कोई भी योजनाएं, किसी भी चीज को उन्होंने सही नहीं ठहराया। तो सवाल इस बात का है, तो इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस गंभीर मुद्दे पर पूरा विश्लेषण देने के लिए। हालांकि बता दें संसद में शोर तो बहुत है, पर क्या इसमें जनता की आवाज सुनाई दे रही है? अविश्वास प्रस्ताव का भविष्य जो भी हो, लेकिन सदन की साख पर जो सवालिया निशान लग रहा है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। उम्मीद है कि स्पीकर की चिट्ठी का असर सिर्फ पन्नों तक नहीं बल्कि सदन की कार्यवाही में भी दिखेगा। खैर ये तो वक्त बताएगा और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।